जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय के ब्लूप्रिंट पर। किस पाठ को कितना महत्व दिया गया है, कितना भाग को हटा दिया गया है, पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है परीक्षा के हिसाब से, और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के हिसाब से बनते हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आपकी जो NCERT की टेक्स्ट बुक है उसको साथ में रखें, जिससे आप उसको भली भांति समझ पाएँ। हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले हमारे रस के जो विज्ञान का भाग है केमिस्ट्री, शुरू के जो 5 पार्ट है उस पूरी केमिस्ट्री को 26 नंबर का वेटेज दिया गया है। अब अलग अलग पार्ट अलग अलग नंबर से। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है रासायनिक अभिक्रिया। ये 5 अंक का है। 5 अंक में से एक वाक्य का एक प्रश्न आएगा, जिसका आपको एक वाक्य में जो उत्तर देना होता है वो वाला प्रश्न इसमें से आता है, और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। और खास बात यह है इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, इसमें पूरा का पूरा पार्ट कवर किया गया है, इस पार्ट में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है 4 नंबर का। अब दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण भाग है वो 2 भाग है। पहला तो है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, और दूसरा भाग है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये 2 पार्ट से पूरा अध्याय समाप्त हो जाता है। इसमें 4 नंबर का एक अकेला ही प्रश्न बने ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ चीज़ों को जोड़ करके एक बड़ा प्रश्न बन सकता है, या 4 नंबर के एक ही प्रश्न को 2 भाग में अ और ब में भी बदल दिया जा सकता है। लेकिन अगर 4 नंबर का एक पूरा प्रश्न बनता है तो उसके बनने की संभावना 2 जगह है। एक तो वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, है ना, उसमें आपका विद्युत अपघटन भी आ जाता है। तो एक पूरा प्रश्न बनने की संभावना ये है। और दूसरा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। ये भी पूरा 4 नंबर में बनने की संभावना बनती है। लेकिन इसमें छोटे छोटे प्रश्नों को मिलाकर के भी एक पूरा प्रश्न तैयार हो जाता है। इसलिए आप रासायनिक अभिक्रियाओं को तो बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि उसमें से आपका 1 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना वहीं से है। या फिर कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाएगी और उसका प्रकार पूछ लिया जाएगा कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसका उत्तर दीजिए। तो ये पहला पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षार एवं लवण। ये भी 5 नंबर का है। इसमें बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव में से एक प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान का एक प्रश्न आएगा, और एक वाक्य का एक प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादा हैं, और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, और इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। यह भी पाठ पूरा का पूरा शामिल किया गया है। अब जो एक नंबर के प्रश्न अम्ल, क्षार एवं लवण है, उसमें से बनने की संभावनाएं कहाँ से? तो सबसे पहला 1 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना बनती है लिटमस पेपर के उपयोग से, अर्थात अम्ल एवं क्षार की पहचान से जुड़ा हुआ एक प्रश्न बनने की संभावना होती है। दूसरा प्रश्न 1 नंबर का बनने की संभावना बनती है पीएच मान से। कोई एक पीएच मान दे दिया गया ना, उसकी प्रकृति पूछ ली जाएगी कि अगर एक विलयन का पीएच मान इतना है तो इसकी प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है या न्यूट्रल है। यहाँ से बनता है। और एक नंबर का प्रश्न बनने की संभावना ये है कि साधारण नाम का फार्मूला या फार्मूले का साधारण नाम, जैसे उन्होंने कह दिया बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, या उसका केमिकल नाम क्या है। धोने का सोडा है, धावन सोडा है, कपड़े धोने का सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, या केमिकल फार्मूला दे दिया गया है, उसका साधारण नाम क्या है, प्रचलित नाम क्या है। यहाँ से एक नंबर के प्रश्न के उत्तर बनने की संभावना होती है। एक प्रश्न आएगा इसमें 2 नंबर का। 2 नंबर का प्रश्न भी इन्हीं चीज़ों से संबंधित हो सकता है, विशेषकर रासायनिक अभिक्रिया अम्ल की और क्षार के रासायनिक गुण या भौतिक गुण, इससे संबंधित 2 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जब छोटे छोटे प्रश्न आते हैं तो पूरे पाठ का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बजाय एक विशेष भाग को याद करने से। अब आते हैं हम हमारे अगले पाठ, तीसरे पाठ में। जो अगला पाठ है हमारा चौथा पाठ, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु
में खास बात है कि 1 नंबर का कोई प्रश्न नहीं है, मतलब इसमें से ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, एक वाक्य से कोई प्रश्न नहीं आएगा, कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसमें सीधा 5 नंबर का एक प्रश्न है, 5 नंबर का एक प्रश्न है, वहां तक भी ठीक है। अब इसमें से क्या हटा दिया गया है, तो धातुओं की प्राप्ति, निष्कर्षण, उसके बाद संक्षारण में हटा दिया गया आपकी पुस्तक में बिंदु क्रमांक 3.4, उसके बाद का पूरा हटा दिया गया है। इसके पहले की सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, धातुओं का भौतिक गुण, धातु धातुओं के रासायनिक गुण, ये सब इसमें शामिल है। अब 5 नंबर का प्रश्न है, तो बड़ा प्रश्न बनेगा, स्वाभाविक है। अब बड़ा प्रश्न बनने की संभावना के साथ साथ इसमें एक संभावना और बनती है, वो है एप्लीकेशन लेवल का प्रश्न बनना, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अब बड़ा प्रश्न कहाँ से बन सकता है, उसके बारे में अगर हम सोचें तो सबसे पहले बनता है धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, जिसमें उसकी चमक, खनक, है ना, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ये सब आ जाती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा बड़ा प्रश्न बनता है धातुओं व अधातुओं के रासायनिक गुण, लेकिन चूंकि रासायनिक गुण बहुत विस्तृत है, इसलिए धातुओं का जल के साथ रासायनिक गुण। अब क्यों, क्योंकि जल के साथ रासायनिक गुण में अलग अलग अवस्था में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठंडे जल के साथ अलग होती है, गर्म जल के साथ अलग होती है ना, भाप के साथ अलग होती है, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देने वाली धातुएं अलग होती है। इससे 3-4 भाग में है, ये पूरा बड़ा प्रश्न है। लेकिन इन सब में भी एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, वो जो प्रश्न बनता है दोस्तों कि रासायनिक गुण और भौतिक गुण में कुछ चीज़ों को शामिल तो किया ही गया है, लेकिन धातुएं एवं अधातुएं कैसे रासायनिक अभिक्रिया करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रियाएं करती है, और फिर इनमें जो बंध बनता है, उस बंध से बनने वाले जो आयनिक पदार्थ होते हैं, उनके गुणधर्म। तो आयनिक पदार्थ के जो गुणधर्म हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गलनांक, क्वथनांक, है ना, इससे जो इसके गुणधर्म है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब इसमें से एक एप्लीकेशन प्रश्न भी बन सकता है, तो इस प्रकार का प्रश्न आपके पृष्ठ 51 पर 3 नंबर का प्रश्न है, ये एप्लीकेशन लेवल का प्रश्न है, इसके बनने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद अभ्यास प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 12 से 16 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं, ये भी एप्लीकेशन लेवल के प्रश्न हैं। तो इस तरह के प्रश्नों पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो आयनिक पदार्थ के जो गुणधर्म हैं, आयनिक पदार्थ के जो गुणधर्म हैं या आयनिक बंध से बनने वाले जो पदार्थ हैं, उस प्रश्न को भी आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसे प्रश्न को किसमें केवल एक 5 नंबर का प्रश्न है, और बड़ा प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा बनती है। हमारा अध्याय जो अगला है 4, कार्बन एवं इसके यौगिक, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लें। कार्बन एवं इसके यौगिक में से बहुत बड़ा पार्ट हटा दिया गया है, केवल क्या शामिल है उसको बहुत अच्छी समझ लें। तो जो आपका बिंदु 4.1 है इस अध्याय का, कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी बंध, ये शामिल है। और कार्बन की सर्वतोन्मुखी प्रकृति 4.2, उसमें केवल कार्बन की सर्वतोन्मुखी प्रकृति शामिल है, श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय शामिल है, और होमोलोगस सीरीज शामिल है। इसके अलावा बाकी बचा हुआ सब हटा दिया गया है। क्या क्या हटा दिया गया है, कार्बनिक यौगिकों के नाम पद्धति, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में जो नाम रखते थे वो हटा दिया है। प्रकार्यात्मक समूह, मुझसे दोस्ती करोगे, इसमें एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हेलोजन समूह वाला जो भाग है पूरा हटा दिया है। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक और उनमें अंतर पूरा हटा दिया है। इसके बाद कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया, जो संयोजन अभिक्रिया थी, दहन थी, वियोजन अभिक्रिया थी, वो सब हटा दिया गया है। इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, सोप, डिटर्जेंट, ये भी हटा दिया है। केवल ये 2 बिंदु शामिल हैं, कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी बंध, कार्बन की सर्वतोन्मुखी प्रकृति, इसी में शामिल है श्रृंखलाएं, शाखाएं, वलय और होमोलोगस सीरीज, केवल ये चीजें शामिल है। इसके बाद पूरा हटा दिया गया। इससे पार्ट बहुत छोटा हो गया। अब ये भी 5 नंबर का है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न बनेगा आपका 2 नंबर का। तो ये 2 नंबर का प्रश्न इन बिंदुओं में से ही बनना है, क्योंकि ये बहुत 2 या 3 पेज में ही सिमट गया है।
इसलिए आप इन 2-3 पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ लें तो आपको ऑब्जेक्टिव उसमें से बन जाएगा और 2 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। अब जो 2 नंबर का प्रश्न बनना है वो सर्वतोन्मुखी प्रकृति में 2-3 भाग हैं, है ना, उसमें स्टेटिनेशन या उसमें से संबंधित किसी एक बिंदु से बन सकता है प्रश्न। आप फिर भी इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से, इन दोनों बिंदुओं को बहुत अच्छे से पढ़ लें। छोटा सा ही पार्ट है। अब 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं इसमें, ये याद रखना, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं और एक प्रश्न बहुविकल्प का है, सर से 5 नंबर का है। तो 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आगे पीछे कहीं से भी आ सकते हैं, सहसंयोगी बंधन से भी आ सकता है एक प्रश्न कार्बन की सर्वतोन्मुखी प्रकृति से आ सकता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर लें। रसायन का जो अंतिम पार्ट है वो है हमारा तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, जिसको हम पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ पार्ट मानते हैं। इस पार्ट में से कुछ भी नहीं हटाया है, पूरा का पूरा पार्ट कवर किया है और इसको 6 नंबर का वेटेज दिया है। 6 नंबर का है, इसमें से एक बहुविकल्प में आएगा, एक 2 नंबर का प्रश्न है और एक 3 नंबर का प्रश्न है। अब एक प्रश्न 2 नंबर का, एक प्रश्न 3 नंबर का है। तो ये 2 नंबर का और 3 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना कहाँ से बनती है? तो सबसे पहला बनता है मेंडलीव की आवर्त सारणी, जिसमें उसकी क्या कमियां हैं या सीमाएं हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां या सीमाएं, इस पर एक प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। दूसरा फिर आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, इसमें अगर हम बात करें तो परमाणु का साइज, उसके धातु एवं अधात्विक गुण, इस पर प्रश्न बनता है। लेकिन यहाँ प्रश्न बनने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है और इसमें से ऐसा प्रश्न जरूर बनने की संभावना बनती है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु की त्रिज्या या साइज बढ़ेगी या घटेगी और क्यों? ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी क्यों? या उसके धात्विक गुण बढ़ेंगे या अधात्विक गुण बढ़ेंगे क्यों? इस तरह का एक प्रश्न बनने की संभावना आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति पर बनता है, जिसको अपन एप्लीकेशन लेवल का प्रश्न कहते हैं। इसके बाद भी और इसमें विभिन्न प्रकृति से जो प्रश्न बनने की जो संभावना है, तो आपको जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 100 है, इस पर एक प्रश्न दिया गया है, कुछ प्रश्न दिए गए। उन प्रश्नों को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है। तो एक प्रश्न 2 नंबर का और प्रश्न 3 नंबर का, वो इनमें से ही बनेंगे। इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़िए और किस तरह से इस पढ़ी गई चीज़ को हम अप्लाई कर पाएंगे उस पर विचार करने की ज़्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर हमारा रासायनिक भाग पूरा होता है। अगर हम विज्ञान के जीव विज्ञान वाले भाग में आते हैं तो हमें 3 पार्ट मिलते हैं। इसमें से पहला पार्ट है जैव प्रक्रम, जिसको 8 अंक का वेटेज दिया गया है। अब इसकी खास बात है, इसमें सही जोड़ी इसी में से आएगी पूरे 5 नंबर की, सही जोड़ी पूरे 5 नंबर की इसी में से आएगी। और 3 नंबर का प्रश्न आएगा, पाठ भी बड़ा है। सही जोड़ी वाले प्रश्नों का बनने की जो संभावना है वो पाचन तंत्र से अधिक है, क्योंकि पाचन तंत्र बहुत विस्तृत है, उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम हैं, अलग अलग तरह के भागों का अलग अलग तरह का काम है, अलग अलग भाग में अलग अलग जगह पर भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन होता है, इसलिए संभावना ज़्यादा होती है। वो जो प्रश्न है वो श्वसन से बनने की संभावना बनती है। लेकिन फिर भी मैं आपको राय दूंगा कि इस पूरे पाठ को आप पढ़ेंगे कि इसमें से हटाया कुछ भी नहीं गया है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया है, इसलिए इसको वेटेज भी 8 नंबर का दिया गया है। इसलिए यह पाठ एक महत्वपूर्ण पाठ होता है, क्योंकि 5 नंबर की जोड़ी आपकी सही हो जाती है तो पूरे सॉलिड नंबर इसमें से मिलते हैं। अगला जो पाठ आता है वो आता है नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पूरा पाठ हटा दिया गया है। नियंत्रण एवं समन्वय ये पाठ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए जो पाठ 6 है जैव प्रक्रम के बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, वो पूरा पाठ हटा दिया गया है। अब अगला पाठ आता है आपका प्रजनन। तो जो प्रजनन है ये आपका 7 नंबर का है और इसमें एक प्रश्न बनता है 2 नंबर का और एक प्रश्न बनता है 5 नंबर का। अब ये जो प्रजनन अध्याय आपका अगला अध्याय जो आता है, इस अध्याय में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया, पूरा का पूरा अध्याय। अब इसमें से 1 नंबर का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एक प्रश्न 2 नंबर का है, एक प्रश्न 5 नंबर का है।
तो 2 नंबर और 5 नंबर का जो प्रश्न है, तो 2 नंबर का प्रश्न बनने की जो संभावना बनती है वो एकल जीव के जनन में से बनती है। तो एकल जीव के जनन में से विखंडन, खंडन, इस प्रकार के जो प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसमें से एक प्रश्न बनता है और एक प्रश्न बनेगा 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न मुख्यतः 4 भाग में से बनने की संभावना है, जिसमें से पहला है पुष्प का चित्र और उसमें प्रजनन, दूसरा है नर एवं मादा के लैंगिक अंगों का वर्णन, और अगला बनता है आपका जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य को जरूर अच्छे से पढ़िए। जनन स्वास्थ्य में विशेषकर गर्भ को रोकने की जो विभिन्न विधियां हैं और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो उसमें वर्णन है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। जो अगला अध्याय है, अध्याय 9 आनुवांशिकता, ये 8 नंबर का है। अब इसमें से क्या हटा दिया गया है और क्या शामिल है? तो इसमें जो मेंडल का प्रयोग है विभिन्न प्रकार के पौधों को लेकर के 9.1, 9.2 और उसके बाद ये जाता है लिंग निर्धारण तक, ये वाले पॉइंट ये शामिल है। लेकिन 9.3 से जो विकास और उसके संबंध में जो भी वर्णन है वो पूरा हटा दिया गया है, अर्थात केवल शुरू के 2 या 3 ही पेज शामिल हैं और उसमें जो मेंडल्स का जो प्रयोग है उसको शामिल किया गया है। अर्थात हम बात कर रहे हैं लक्षणों की वंशागति का नियम, मेंडल का योगदान और उसके बाद लिंग निर्धारण तक, बस इतना भाग शामिल है। उसके बाद जो विकास 9.3 से स्टार्ट होता है उसके बाद का पूरा हटा दिया गया है। अब इसमें जो खास बात है कि एक वाक्य का एक प्रश्न है, एक 2 नंबर का है और एक 5 नंबर का है। अब 5 नंबर का जो प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा संभावना बन रही है वो मेंडल्स के प्रयोग में से बन रही है। तो मेंडल का प्रयोग जो उसने मटर के पौधों को लेकर के किया था, उन प्रयोगों को भली भांति पढ़ ले, क्योंकि एक ही जगह है जहाँ से 5 नंबर का प्रश्न आने की संभावना है और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, तो वो जगह बनती है लिंग निर्धारण, क्योंकि बिंदु ही 2 बच रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिए। एक जीवाश्म को जरूर पढ़ लीजिए। जीवाश्म में वैसे विकास का एक भाग है, लेकिन उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से एक वाक्य का एक प्रश्न या 2 नंबर का एक प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जीव विज्ञान वाला भाग समाप्त होता है। अब हम फिजिक्स पर बात करते हैं। अब विज्ञान का अगर हम भौतिकी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली जो इकाई है वो है प्राकृतिक घटना। अब प्राकृतिक घटना में 2 अध्याय हैं, एक आपका परावर्तन तथा अपवर्तन गोली दर्पण के द्वारा, और उसका अगला पार्ट है मानव नेत्र। ये 2 पार्ट मिलकर के 1 यूनिट बनाते हैं प्राकृतिक घटना। तो ये दोनों पार्ट मिलकर के 12 नंबर के हैं। तो आपकी जो 2 पार्ट हैं, अध्याय 10 और अध्याय 11 मिलकर के, अध्याय 10 और अध्याय 11, तो अध्याय 10 है वो गोली दर्पण से परावर्तन एवं अपवर्तन है, जो अध्याय 11 है वो मानव नेत्र से संबंधित है। ये दोनों मिलकर के 1 यूनिट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक घटना। ये 12 नंबर की है। अब इन दोनों में से एक रिक्त स्थान आएगा, एक वाक्य का आएगा, एक 2 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर के 2 प्रश्न हैं। अब 4 नंबर के यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, तो कहाँ से आ सकने की संभावना है इसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्या हटा दिया गया है। तो जो पाठ आपका 10 है, जो कि परावर्तन और अपवर्तन है, उसमें से केवल छोटी सी चीज हटाई है, गोली, लेंस और दर्पण का उपयोग, इसको हटा दिया है। बाकी सारी चीजें हैं, गोली, दर्पण और इनकी सारी परिभाषाएं शामिल है, फोकस की, वक्रता केंद्र की, वक्रता त्रिज्या की। तो इन परिभाषाओं को ध्यान से पढ़िए, इससे आपके 1-1 नंबर वाले या 2 नंबर वाले प्रश्न तैयार होते हैं, क्योंकि वो परिभाषा पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक है। वो जो अध्याय 12 है, 11 है मानव नेत्र, उसमें से मानव नेत्र में लेंस का उपयोग इसको हटा दिया गया है। समंजन क्षमता क्या होती है, मानव नेत्र से संबंधित सारी चीज हटा दी है। उसके बाद दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, इसको भी हटा दिया है। सीधी सी बात है, मानव नेत्र उससे संबंधित सारी चीजें हटा दी है। लेकिन इसके बाद से जो चीजें शुरू होती है, प्रिज्म, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली विभिन्न घटनाएं, और प्रकीर्णन, प्रकीर्णन से संबंधित होने वाली घटनाएं। इंद्रधनुष को बनता है, सूर्य सुबह शाम को लाल दिखाई देता है ना, तारे क्यों चमकते हैं, ये सब इसमें शामिल है।
अब आपके 4 नंबर के 2 प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर एक गणितीय सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जो कि परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित होगा, जिसमें या तो लेंस सूत्र का उपयोग होगा या फिर दर्पण सूत्र का उपयोग होगा। तो एक गणितीय सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है 4 नंबर में। अभ्यास प्रश्नावली के साथ साथ उदाहरणों में जो सवाल दिए गए उनको करने की प्रयास है। दूसरे नंबर पर इसमें एप्लीकेशन लेवल का प्रश्न आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। अब एप्लीकेशन लेवल का प्रश्न किस तरह से बनता है कि क्यों सुबह एवं शाम को या सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं लेकिन चंद्रमा टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न इसमें बनने की संभावना 4 नंबर में बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक तो गणितीय सवाल और एक एप्लीकेशन लेवल का प्रश्न इसमें बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मानव नियंत्रण उससे संबंधित चीज़ को हटा दिया गया, नहीं तो दृष्टि दोष और उसको निराकरण भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बन जाता है। तो प्रकीर्णन को भी बहुत अच्छे से पढ़ें और अपवर्तन को भी बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इससे एप्लीकेशन लेवल का प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। 2 नंबर का जो एक प्रश्न बनता है वो साधारणतः चित्रों से संबंधित बनने की संभावना है कि अगर वस्तु को यहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। दर्पण भी हो सकता है, वो लेंस भी हो सकता है। तो दर्पण और लेंस के जो चित्र बनने के जो प्रकार हैं उनको आप भली भांति समझिए एवं पढ़िए। भौतिकी में जो अगला पाठ है वो है अध्याय 12 विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा का प्रभाव 7 नंबर का है। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1 नंबर का एक रिक्त स्थान में आएगा, एक 2 नंबर का प्रश्न, एक 3 नंबर का। ये पाठ बहुत बढ़िया पाठ है। अब इसमें जो प्रश्न बनने की संभावना है तो इसमें एक गणितीय सवाल भी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब गणितीय सवाल बनने की जो संभावना है या तो वो ओम के नियम से संबंधित है या फिर जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, उसमें से एक गणितीय सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए वे सवाल जिसमें सीधा मान रखते हैं उत्तर जाते हैं, इस तरह के सवाल उदाहरण में भी दिए हैं, उनको आप जरूर देखिए। यहाँ से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है। अब प्रश्न बनने की जो संभावना है तो ओम का नियम इसलिए महत्वपूर्ण रहता है कि ओम का नियम सभी जगह शामिल हो सकता है। उसमें से बहुविकल्पी भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न, उसमें से रिक्त स्थान बन सकता है और 1-2 नंबर का प्रश्न भी ओम के नियम में से बन सकता है और 3 नंबर के में। इसलिए ओम का नियम तो सबसे महत्वपूर्ण है। ओम का नियम महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बाकी आगे की चीज़ों में वो शामिल होकर के उसका हल निकालता है, इसलिए उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। इसके बाद प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक जिससे आप प्रतिरोधकता तक पहुँचते हैं, इसमें से एक 3 नंबर का प्रश्न बनने का बहुत ज़्यादा संभावना है। और इसके साथ विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक उपयोग, तापीय प्रभाव के व्यावहारिक उपयोग, इसमें से 1 नंबर का प्रश्न नहीं बन सकता, 3 नंबर का प्रश्न नहीं बन सकता है और इसमें से एक सवाल बनने की संभावना भी ज़्यादा है। इसके बाद अध्याय 13 आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये भी 7 नंबर का है, एक बहुविकल्प, एक रिक्त स्थान। यहाँ पर अध्याय 13 है, इसमें भी 1-2 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है। हाँ, जो अध्याय 12 है विद्युत धारा का प्रभाव, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा अध्याय शामिल किया गया है। वो जो अध्याय 13 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें से 13.6 जो बिंदु है विद्युत जनित्र, जिसको अपन जनरेटर कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और उसी में एसी धारा और डीसी धारा का वर्णन है, उसका अंतर भी दिया गया है, तो वो पूरा भाग हटा दिया गया है। और उसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ, इसको भी हटा दिया गया है। अब बाकी जो भाग बचता है उसमें से आपको 2 नंबर का और 3 नंबर का एक प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो फेराडे का प्रयोग है और जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है, जो फेराडे के नियम से संबंधित है, इसको आप बहुत अच्छे से कीजिए। इनसे संबंधित गतिविधि को भी समझिए तो आप इस अध्याय को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद जो बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम है, इन दोनों नियम को भली भांति समझिए। इसके ऊपर आधारित प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हमारा जो अगला भाग है वो है अध्याय 14 और अध्याय 15। तो अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत पूरी तरह से हटा दिया गया है। अध्याय 14 आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अध्याय 15 है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण अध्याय 15 ये 5 नंबर का है। इसमें एक रिक्त स्थान, एक वाक्य में प्रश्न है और एक 3 नंबर का प्रश्न है। इस तरह से 5 नंबर का प्रश्न है।
क्योंकि अध्याय छोटा ही है, उसमें 1-1 नंबर के 2 प्रश्न भी है, फिर 3 नंबर का एक प्रश्न है और छोटा है, इसलिए इसको पूरा ही पढ़ने की मैं सलाह देता हूँ कि इसको पूरा पढ़ें। लेकिन विशेषकर अगर प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न की अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर से संबंधित प्रश्न को आप और पारितंत्र इकोसिस्टम से संबंधित प्रश्नों को जरूर तैयार करें। इसमें से सब प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन ये बहुविकल्प रिक्त स्थान या एक वाक्य के उसमें भी जाने की संभावना है। और चूंकि पाठ सरल भी है, इसमें ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं हैं, इसलिए अगर आप इसको पूरा पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से फायदा मिलेगा। इस प्रकार से जो विज्ञान विषय है यह हमारा पूरा कवर होता है और इसके पूरे ब्लूप्रिंट, महत्वपूर्ण प्रश्न और इस पर हमने चर्चा की। आप इसके आधार पर अगर अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर अगर अपनी परीक्षा की तैयारियां करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने प्रश्न पत्र को कवर कर पाएंगे। पुनः मिलेंगे एक नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।